इस पार्ट के स्टार्टिंग में जाओशी विशिंग को प्रपोज करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसका रीजन भी नहीं बताता है। सिर्फ इतना ही कहता है कि वो राइट नाउ उसे यस नहीं कह सकता। और ये बात फेफे को बड़ी ही चौंकाने वाली लगती है। वो जाओशी से पूछती है कि उन लोगों में एग्जैक्टली बात क्या हुई है, तो वो बताती है कि उसने उसे प्रपोज किया और विशिंग ने उसे मना कर दिया। और जब उसने कहा कि वो उसे सपोर्ट करेगी बाकी चीजों के लिए ताकि वो वापस से वो सब कुछ पा सके, विशिंग कहता है कि क्या हो अगर वो वापस से वो सब हासिल ना कर पाए। फेफे कहती है कि लग रहा है कि वो उसे अपने साथ डुबाना नहीं चाहता है, और वो कहती है कि हो सकता है कि वो अंदर से एकदम हार चुका हो, क्योंकि उसके इतने करीबी ने उसे धोखा दिया है और उसने कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है। जाओशी कहती है कि ऐसा देख के तो लगता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा प्ले करते रहता है और सीरियस नहीं दिखता। तभी फेफे एग्जाम्पल देती है कि फ्रैंक भी ऐसी था, और वो एक सीरीज का एग्जाम्पल दे रही थी जहाँ पर वो आदमी भी ऐसे ही था, खुश रहता था, लेकिन उसने अपने आप को खत्म कर दिया था। लेकिन जाओशी उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो तो एक सीरीज थी, लेकिन वेशिंग ऐसा क्यों करेगा। तभी फेफे कहती है कि अभी उसे इतना बड़ा जो झटका लगा है वैन की तरफ से, उसे अभी यहाँ पे वरीड होना चाहिए था और उसको इमोशनल होना चाहिए था, लेकिन वो अभी काफी चिल कर रहा है, जिसका मतलब है वो खुश रहने का दिखावा कर रहा है। फिर देखते हैं मीचेंग को, जो कि इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन वो इंटरव्यूअर को कहता है कि वो इंटरव्यू से ज्यादा इंटरेस्टेड है उसकी कंपनी में, और शेयर एक्विजिशन का पेपर उसे साइन करने के लिए देता है। और फिर वेशिंग को कॉल करके बताता है कि उसने ऑनर ने कहा है कि वो थोड़ा टाइम चाहता है। इधर वेशिंग गलती से अपनी उंगली कट कर लेता है और तभी वहाँ पे जाओशी आती है, तो वो उसे छुपाता है, वहाँ से जाता है। तभी जाओशी देख लेती है वहाँ पे कुछ खून के धब्बे, और वो देखती है नाइफ पे भी खून लगा है, तो वो सोचती है कि जो फेफे ने कहा है वो सच तो नहीं, लेकिन वो सोचती है कि वो वेशिंग को डायरेक्टली पूछ कर उसे और ज्यादा उकसाएगी नहीं। और तभी वेशिंग भी उसे नजर चुरा रहा होता है, तो वो समझती है कि जरूर वो कुछ उससे छुपा रहा है, लेकिन वो इस बात को छुपा रहा होता है कि अगर उसे पता चलेगा कि उसने फ्रूट काटते समय अपनी उंगली कट करी है, तो वो उसका कितना मजाक उड़ाएगी। जाओशी उसे लंच के टाइम पे भी पूरे टाइम घूर रही होती है और सोचती है कि सच में वो ऐसा कुछ करने वाला तो नहीं। और फिर वो उसे कहती है क्यों ना वो सभी को बुला के थोड़ी सी छोटी सी पार्टी करे, लेकिन जाओशी प्लानिंग करती है कि कैसे क्यूजिंग वेशिंग को काउंसलिंग करेगी। और वैसे ही जैसे लोग ने प्लान करा था, एक एक करके वो लोग हटने लगते हैं और क्यूजिंग को वेशिंग के साथ अकेला छोड़ देते हैं, जहाँ पे क्यूजिंग वेशिंग से काफी सारे क्वेश्चन करती है, उसके आंसर सुनती है, और वहीं पर वो लोग दूर खड़े सुनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। और क्यूजिंग तभी उठ के चले जाती है वॉमिट करने के लिए, और तभी मीचिंग कहता है कि वो अचानक से वॉमिट क्यों कर रही है, उसने सुबह भी करा था। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा बोल्ड वाला अजम्पशन लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो क्यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव दिखाता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर जाओशी और फेफे लड़ने भी लगते हैं कि गॉड मदर कौन बनेगी। तभी क्यूजिंग कहती है कि इतने जल्दबाजी करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस पे 100% श्योर नहीं है, वो जाके हॉस्पिटल में चेक कराएगी। लेकिन अगर बात हो ही रही है गॉड मदर की, तो वो जाओशी को बनाना चाहेगी, क्योंकि वो कुकिंग अच्छा करती है। इस बात से जाओशी बहुत ही ज्यादा खुश थी, और वो फिर वेशिंग से भी पूछ रही थी कि क्या उसे आज मजा आया, और उसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रही होती है। तभी वेशिंग का दिमाग चलता है और उसे समझ में आता है कि वो उसके लिए परेशान है, और शायद वो सोच रही है कि वो ऐसा वैसा कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। तो वेशिंग भी इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि वो अभी जब उसके साथ है तो वो कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन जब वो अकेला होता है, कोई उसके साथ नहीं होता है, तो उसे बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। फिर क्या जाओशी अपना बोरिया बिस्तर समेटती है और वेशिंग के साथ रहने के लिए जाती है। फिर जाओशी कंपनी में होती है और 13 मिस कॉल देख के वो वेशिंग को कॉल बैक करती है, उसे बता रही होती है कि उसने खाना रखा है, उसे टाइम पे खाना होगा। तो वेशिंग उसे कहता है कि वो तो उसके साथ ही नहीं, उसे खाने का दिल ही नहीं कर रहा है, वो जल्दी से घर आए। हालांकि वो लेटे लेटे कुछ खा ही रहा था। और तभी जाओशी को सोचती है और मीचेंग को कॉल करती है। नेक्स्ट मोमेंट में ही मीचेंग वेशिंग के पास आ जाता है और बताता है कि जाओशी उसके बारे में काफी ज्यादा फिक्र कर रही है। वेशिंग उससे पूछता है उसके असाइनमेंट के बारे में, तो मीचेंग बताता है कि वो समझ ले कि बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। वैसे भी लोग उसके ऊपर सपोर्ट दिखा रहे हैं, वो लोग एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी हो गए हैं। वेशिंग मीचेंग को कहता है कि वो लोगों पे सारा दबाव देने की जरूरत नहीं है, और ये तो बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है कि इस डील के लिए वो लोग कितने बेताब है। इसके बाद फेफे जो कि शूट से आई होती है, वो इस बात को लेकर काफी गुस्सा में होती है कि कोई उसे वेलकम करने के लिए भी घर पे नहीं है, लेकिन उसे अपने आप को ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अभी ड्रिंक करने जा रही है। लेकिन वहीं पर आ जाता है निंग और वो कहता है कि वो अकेले पी रही है, क्या उसे बोरिंग नहीं लगेगा, वो उसका साथ देगा। और थोड़ी ड्रिंक के बाद वो कहता है कि उसने कहा था ना कि वो उसे ड्रिंक करने में हरा देगा, वो
उससे डर रही होगी। तो वो कहती है कि वो जब से पैदा हुई तभी से कभी भी किसी से नहीं डरी है, लेकिन अभी कोई है। और पूछने में बताती है कि वो खुद निंग है और वो इसलिए डर रही है क्योंकि उसे कभी वो मेमोरीज याद नहीं आई, वो लोग साथ में थे और वो उसके लिए काफी प्रीशियस है। शुनिंग कहता है कि वो समझता है उसकी हेल्प करेगा, किस करता है तो फेफे उसे दूर कर देती है। शुनिंग कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, वापस से किस करता है। जोर से फेफे उसे धक्का देती है तो वो टेबल से लड़ जाता है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जैसे जाओशी को कोई मार रहा है और वो बेहोश हो जाता है। फेफे उसे देखती है और उठाने की कोशिश करती है, तभी वो फेफे को देखता है और कहता है कि वो पुलिस को बुलाए, वो लोग जाओशी को मार रहे हैं और वो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं तो वो सभी को संभाल नहीं सकता है। और फिर वो फेफे को देखता है और कहता है कि उसने उसे काफी मिस किया है और जब उसकी उम्र लीगल हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगा। और फेफे उससे पूछती है कि अब वो निंफे है और हाँ पे वो उससे कहती है कि फाइनली उसे सब कुछ याद आ ही गया। इधर वे शिंग गुस्से में बैठा होता है वेट करते हुए, क्योंकि जाओशी ने कहा था कि वो जल्दी से आ जाएगी लेकिन वो देर से आ रही है और अभी भी वो आती है तो फोन पे लगी होती है, जिससे वेशिंग को और भी ज्यादा चिढ़ मचती है और वो उसके सामने दिखाता भी है कि वो उसे नाराज है। तो जाओशी उसे मनाने के लिए कमरे में जाती है और कहती है कि वो अपने कमरे में क्यों आ गया है, लेकिन वो उसके बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और जब भी वो उसे देखने की कोशिश करती तो वो दूसरे साइड मुंह कर लेता। जाओशी उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो फिर ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो उठ के चले जाता है। तो जाओशी वहाँ के घर के सारे जितने भी चाकू वाकू उठा के रखती है और जितने भी पिल्स है वो भी छुपा देती है और वेशिंग के कमरे में पहुंचती है और कहती है कि उसने अपनी बेडशीट गलती से गिल्ली कर ली है तो वो आज उसके पास उसके कमरे में सोएगी। तो वेशिंग कहता है कि वहाँ पे बहुत सारी बेडशीट है और ऊपर से बहुत सारे कमरे भी है तो वो कहीं पे भी जाकर सो सकती है। ये सुनकर जाओशी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोचती है कि अभी वेशिंग पेशेंट है तो वो उसे कुछ नहीं करेगी और कसम खाती है वेशिंग के सामने कि वो उसे टच भी नहीं करने वाली। लेकिन वेशिंग उसे कहता है कि एक लड़की और लड़के में दायरा होना चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाता है तो वो वहाँ से चले जाती है। और तभी वेशिंग कहता है कि इतनी जल्दी उसने गिव अप कर दिया, अगर वो थोड़ा देर बोलती तो मैं मान जाता। पर जाओशी वहाँ पर रिटर्न आती है और फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उससे बात नहीं कर रहा होता है। तो जाओशी उसे थोड़ा संभालती है और सो जाती है और वो देखता है तो कहता है कि इतनी जल्दी कौन सो जाता है। और तभी देखते हैं कि जाओशी उसे आवाज़ दे रही होती है और वो कहता है कि इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं और वो छलांग लगाता है। तभी देखते कि ये सब कुछ जाओशी का एक सपना था और वो जब देखती है तो वेशिंग उसके पास नहीं होता है और वो गैलरी में ही खड़ा था। तभी वो उसे आवाज़ देती है और जोर से पकड़ लेती है तो वो उससे पूछता है कि वो कर क्या रही है। तो वो कहती है कि यही वो उससे पूछना चाहती है कि वो क्या कर रहा है। वेशी उसे कहता है कि उसे कभी ये तो नहीं लग रहा कि वो यहाँ से कूदने वाला था। तो वो कहती है कि और क्या हो सकता है, क्या वो यहाँ पर चांद को देखने आया है, वो भी आधी रात में। तो वो कहता है कि ये सेकंड फ्लोर है और उसे कूदना भी होगा तो यहाँ से तो वो कूदने वाला नहीं। तभी जाओशी को वो समझाता है कि वो जितना कमजोर उसे समझ रही है उतना वो कमजोर नहीं है, वो अपनी लाइफ जिएगा और वो भी उसके साथ, तो उसने इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर फिर जिससे लगा था कि निंग की याददाश्त वापस आ गई है, उसे पता चलता है कि निंग को तो बस उसी टाइम पे थोड़ा याद आया था और अभी उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे ये लग रहा था कहीं उसने गलती तो नहीं की और उसकी गलती से मतलब थी कि उन लोगों के बीच में जो किस हुआ था। और निंग से कल रात के बारे में पूछती है तो उसे कुछ याद नहीं होता है। उसी वक्त डोर पे कोई आता है, वो होता है नील और उसे देखकर निंग चिढ़ता है और कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, फेफे उससे नहीं मिलना चाहेगी। तभी निंग उसे कहता है कि वो उसके बिहाफ में क्यों बोल रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड तो है नहीं। और फेफे जब उससे बात करती है तो नील उससे पूछता है कि क्या वो उसके सिस्टर की वजह से उससे दूर भाग रही है। तो वो उसे नहीं में जवाब देती है। तो नील उससे पूछता है कि सच में क्या वो निंग की वजह से उससे दूर हो रही है, क्या सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है। थोड़ा देर रुकने के बाद फेफे उससे यस कहती है और जो ये सुन के खुश होता हुआ निंग आता है और कहता है कि उसने सुन लिया ना उसका जवाब क्या है और उसे जाने के लिए कहता है। और बाद में फेफे को कह रहा था कि उसने एक्सेप्ट करा है और उसके बाद वो कुछ नहीं सुनना चाहता। इसके बाद मीचिंग विशिंग को दिखाता है एग्रीमेंट के पेपर्स और बताता है कि सभी ने साइन कर दिए है। एक ही शेयर होल्डर है जो कि मेन शेयर होल्डर है और वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहता है। विशिंग कहता है कि ठीक है वो मिलकर जरूर बात करेगा और मीचिंग से कहता है कि इस बार वो उसे क्या सिखाएगा। और नेक्स्ट मंथ पे ही वो एक वीलॉगर जैसा बन जाता है जो कि बता रहा था कि आज वो क्या पकाने वाला है, लेकिन वो पूरा ही जगह पूरी बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसे पकाना तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब जाओशी भी देखती है और आते ही घर पे उसे डांटती है क्योंकि उसका हाथ उस वजह से जला था। और फिर वो नील के बारे में बताती है कि वो यमुना को बर्बाद कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करके शेयर्स बेच रहा है और उसे कहती है कि क्या वो इस बारे में कुछ नहीं करने वाला है। तो वो उसे बताता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे क्योंकि जो भी नील कर रहा है वो उसका डबल
उसको पे करने के लिए कहेगा, उससे वसूलेगा। इधर नील भी वेशिंग का वीडियो देखता है और कहता है कि जैसा उसने सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं। उसे लगा था कि वेशिंग कुछ प्लान बना रहा है, लेकिन वो तो इंटरनेट का सेलिब्रिटी बना है। और नील मिशू से मिलने गया होता है क्योंकि उसका बर्थडे था, और वो उसे बताता है कि उसे सेलिब्रेट करने का एक रीजन नहीं है कि उसका बर्थडे है, दूसरा रीजन भी उस साथ लेके आया है। और उसे बताता है बड़ाई मारते हुए कि कैसे उसने वेशिंग को हराया है। नील उसे देखते हुए पूछता है कि क्या उसे वो गिफ्ट पसंद आया, मतलब पेंटिंग, तो वो उसे हाँ में जवाब देती है। उसे एक कॉल आता है जिससे सुन के वो अलग ही मुस्कुराती है, और फिर वो उस पेंटिंग को देखते हुए वो सोचती है कि इसमें उस डव कबूतर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो मैगपाई का है और उसी ने उसे संभाल के नहीं रख पाया। इधर वेशिंग मेन शेयर होल्डर से मिलता है, जिससे वो एग्रीमेंट करता है और सारे जो उसके शेयर से ट्रांसफर करता है। और फिर मीचेन को कहता है कि उन लोगों के पास अभी सब कुछ है और उसे आगे का स्टेप उठाना चाहिए। इसके बाद फिर निंग के बारे में बताती है जाशी को कि उसकी मेमोरी थोड़ी सी आई थी वापस, लेकिन अभी उसके बाद कुछ उसे नजर नहीं आ रहा है। और तभी जाशी से पूछती है कि उन लोगों ने क्या किया था, तो वो बताती है कि वो उसने बहुत सारी ड्रिंक करी थी। तो जाशी उसे कहती है कि हो सकता है कि जब उसने ड्रिंक करा था तभी उसकी मेमोरी वापस आई थी, उसे वापस से ड्रिंक करवा के देखना चाहिए। इसीलिए फेफे उसे बहुत सारा ड्रिंक करवाती है और बाद में उसके लिए और ड्रिंक लेने भी जाती है। तभी निंगफे को थोड़ा सा याद आता है उस रात के बारे में, कि जब उसे थोड़ा सा याद आया था और फेफे काफी ज्यादा खुश हुई थी, और यही रीजन है कि वो उसे इतना सारा ड्रिंक पिला रही है। तो वो उसके हाथों से ड्रिंक लेके खुद ही पीने लगता है कि उसकी वो हेल्प करेगा, वो सारी उसकी मेमोरीज वापस ला के देगा। तो फेफे थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही होती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और लास्ट में देखते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और वह सभी लोग निंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फेफे कहती है कि उसकी गलती है कि उसने इतना सारा उसे ड्रिंक करा दिया था ताकि उसे थोड़ी मेमोरीज याद आए, और वो काफ़ी गिल्टी फील भी कर रही है। और जाओशी कहती है कि अगर उसकी जो अभी की मेमोरीज है वो चली गई तो ऐसा लगेगा कि उन लोगों ने एक इंसान को मार दिया है। लेकिन ये सारी बातें होश में आया हुआ निंग सुन रहा होता है, और वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को जाके चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसा है। पर वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ पर है ही नहीं। क्यूजिंग सभी को बताती है कि लग रहा है कि उसने उन लोगों की बातें सुनी और वो पिछले दरवाजे से भाग गया है, और वो लोग उसी के पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी क्यूजिंग को थोड़ा सा चक्कर सा आता है, तो मीचेंग उसके साथ रुकता है और बाकी लोग जाते हैं तो निंग उन लोगों को नहीं मिलता है। वही मीचेंग डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि उन लोगों का बेबी तो सही है ना। तभी डॉक्टर उन लोगों को बड़ा सा शॉक देती है। वो कहती है कि क्यूजिंग तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसका बस ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम हुआ था, इसीलिए वो बेहोश हुई थी। ये सुनकर वो लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते हैं कि उन लोगों को उदास नहीं होना है, क्योंकि वो लोग वापस से कोशिश कर सकते हैं। इधर जाओशी फेफे को कहती है कि वो उसके साथ रुक सकती है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहती है। और वो निंग के कमरे में जाती है तो सारा कमरा उसके फोटो से भरा होता है, और एक फोटो तो ऐसा होता है जिससे छोटी छोटी फोटो से उसकी फोटो बनी है, जिसे देखते हुए वो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। और वहीं पर निंग को देखते हैं तो वो मिशू के पास गया है। मिशू से पूछती है वहाँ आने की वजह, तो वो बताता है कि उसे और कोई जगह नहीं मालूम जहाँ वो जा सकता है। और फिर वो उसे घर चलने के लिए कहती है, तो कहता है कि वो पहले जैसा उसका जो निंग था वो नहीं रहा, उसका छोटा ब्रदर नहीं रहा है। तभी मिशू कहती है भले ही वो कुछ याद नहीं रखा हो, लेकिन अभी भी वो उसका ब्रदर है। इसके बाद नील थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हुआ है। शांगुई कंपनी के अकाउंट में यमुना से ट्रांसफर करना थे पैसे, और वो अभी तक हुए नहीं है। और केविन उसे बताता है कि वेन कुछ काम का नहीं है, जैसा उस लोगों ने चाहा वैसा वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए नील वेन से मिलता है और उसे साफ साफ बताता है कि जैसा वो चाह रहा है वो वैसा क्यों नहीं कर रहा है। तभी वेन कहता है कि उसने उसकी हेल्प करने के लिए कहा था ताकि वो स्नो कंपनी में सक्सेसर बने, लेकिन अभी तो वो यमुना में ही आके अपना अड्डा गाड़ना चाहता है, और वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहा। तो नील उसे धमकी देता है और कहता है कि उसके जैसे धोखेबाज पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, और वो अगर किसी को बता दिया उसके सीक्रेट के बारे में तो जो भी डायरेक्टर्स है वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो चेयरमैन रहे, और इसीलिए वो जो भी कुछ करने के लिए कह रहा है उसे वही करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर एक आवाज आती है कि अगर जब तक वो वैन के ऊपर भरोसा कर रहा है तो किसी और को उसके ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बता दूं कि ये आवाज़ है वेशिंग की।